सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 7 अक्टूबर का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे प्रपोज न्यूक्लियर बिल पे है कि इंडियन गवर्नमेंट एक नया लॉ बनाने पर सोच रही है जिसमें कि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो भी न्यूक्लियर जो पावर प्लांट्स हैं उनको ऑपरेट कर सकें। अभी तक सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज जैसे कि NPCIL, भावनी और अश्विनी यही इसको ऑपरेट कर सकती हैं, इसका राइट है इन पे। लेकिन जो है अभी क्या है, गवर्नमेंट सोच रही है कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑपरेट कर सकें। तो इसके लिए एक बिल जो है लाया जाएगा इसी विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट में। और तो फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में कहा था कि गवर्नमेंट जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है और जो सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेजेस एक्ट है इसको अमेंड करेगी ताकि जो प्राइवेट और जो फॉरेन कंपनीज़ हैं वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बना सकें और चला सकें। लेकिन दिक्कत ये है कि जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं अभी हमारे इंडिया में, वो फॉरेन कोई भी अगर सप्लायर है उस पर अनलिमिटेड लायबिलिटी डालता है। यानी अगर कोई डैमेज होता है या एक्सीडेंट होता है उसके लिए उन्हें अनलिमिटेड जो है लायबिलिटी होती है कंपनसेशन की। इसलिए उन्हें इंडिया में इन्वेस्ट करने से हेजिटेशन होती है। और अब गवर्नमेंट चाहती है कि जो लॉज हैं उनको इंटरनेशनल कन्वेंशंस जैसे कि कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन फॉर न्यूक्लियर डैमेज की लाइन में लाया जाए। और अभी भी कुछ इश्यूज़ क्लियर करने बाकी हैं, जैसे कि जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसका सेफ़ डिस्पोज़ल जो है कौन करेगा, और दूसरा ये कि जो स्पेंट फ्यूल है उसकी रीप्रोसेसिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, और क्या प्राइवेट कंपनीज़ जो कोर न्यूक्लियर रिसर्च है वो कर सकेंगी या नहीं कर सकेंगी। तो ये सारे क्वेश्चन अभी भी हैं। और गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म जो गोल है कि 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी इंस्टॉल करना, इसके लिए इंडिया फॉरेन रिएक्टर्स इंपोर्ट करेगा और साथ ही जो भारत स्मॉल रिएक्टर्स हैं वो डेवलप करेगा। ये बेसिकली 220 मेगावाट के कॉम्पैक्ट रिएक्टर्स हैं जो स्टील, एल्यूमिनियम जैसी इंडस्ट्रीज़ के पास लगाए जा सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, फिशरीज सेक्टर होप्स टू अपबीट US कब्स विद सस्टेनेबिलिटी लेबल। तो यहाँ पे लगभग 10 मैरीन और जो सैलाइन फ़िश हैं या श्रिम्प वेराइटीज़ हैं उनको ग्लोबल मैरीटाइम स्टीवर्डशिप काउंसिल सर्टिफिकेशन मिलने वाला है। और फर्स्ट बैच सर्टिफिकेशन के लिए 2026 में सबमिट किया जाएगा। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो है जो सर्टिफिकेशन ये जो मिलेगा ग्लोबल मैरीटाइम स्टीवर्डशिप काउंसिल का, इससे जो है फिशरीज सेक्टर की इनकम 30% तक बढ़ सकती है। और ये फिशरमैन और ट्रेडर को न्यू ग्लोबल मार्केट्स एक्सप्लोर करने में हेल्प करेगा, स्पेशली अगर US में ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगे। और सेकंड है जो सस्टेनेबल फार्मिंग है, यानी कि सर्टिफिकेशन से जो इकोलॉजिकली सस्टेनेबल फ़िशिंग प्रैक्टिसेस उसको प्रमोट किया जाएगा और जो फिशरमैन्स को स्टेडी इनकम इंश्योर करेगा। थर्ड बताते हैं कि गवर्नमेंट सपोर्ट जैसे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है उसके अंडर गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन प्रोसेस को सब्सिडाइज करेगा। और फोर्थ बताते हैं कि ग्लोबल मार्केट एक्सेस मिलेगा, जैसे कि यूरोप और जापान जैसे एफ्लुएंट मार्केट्स सस्टेनेबली सोर्स जो है फ़िश डिमांड करते हैं और सर्टिफिकेशन के बाद जो फ़िश वैरायटीज़ हैं बेटर प्राइस और मार्केट्स तक पहुंच सकती हैं। और करंट स्टेट क्या है कि सर्टिफिकेशन जो है फाइनल स्टेज में है और टेक्निकल गैप्स हैं कई सारे, जैसे स्टॉक का असेसमेंट करना, श्रिम्प्स का, कटल फिश, ऑक्टोपस, ये सब एड्रेस किए जा रहे हैं। और प्रोसेस है ये पूरा जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कोड ऑफ कंडक्ट फॉर रिस्पॉन्सिबल फिशिंग है और इको लेबलिंग गाइडलाइंस पर बेस्ड हैं ये सारे। 2026 तक सर्टिफिकेशन की स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे कफ सिरप डेथ्स। तो यहाँ पे एक बहुत दिनों से न्यूज़ में चल रहा है कि एक कोल्ड ड्रिफ्ट जो नाम की ब्रांडेड कफ सिरप है, इसमें डाईएथिलीन ग्लाइकोल नाम का टॉक्सिक केमिकल है जिससे कि कंजम्पशन से किडनी फेलियर्स भी हो जाते हैं और इवन डेथ्स भी हो रही हैं कई सारी मध्य प्रदेश, राजस्थान और अदर स्टेट्स में, जिसकी वजह से हेल्थ मिनिस्ट्री ने सारे जो मार्केट में जितने भी कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप्स हैं उनका इंस्पेक्शन किया और जो ये ब्रांड है उसको बैन कर दिया। और ये जो केमिकल है बेसिकली यूज़ किया जाता है प्लास्टिक्स में, ब्रेक इंजन में और जो आपका पेंट्स हैं इन सब में। तो सोचिए कितना ख़तरनाक है। और हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो है एडवाइजरी भी जारी की थी कि जो बच्चों को कफ सिरप देने से बचें।
फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे रिफॉर्मिंग पैसिव यूथनेशिया इन इंडिया। तो इस आर्टिकल को समझने से पहले एक एक्टिव यूथनेशिया क्या होता है और पैसिव यूथनेशिया क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो एक्टिव यूथनेशिया में क्या होता है कि डॉक्टर जो है पेशेंट को मारने के लिए डायरेक्टली कोई इंजेक्शन या फिर मेडिसिन दे देता है। और पैसिव यूथनेशिया में क्या है कि यूथनेशिया ट्रीट जो पेशेंट का ट्रीटमेंट है या लाइफ सपोर्ट है जैसे वेंटिलेटर वो हटा दिया जाता है, जिससे पेशेंट नेचुरली मर जाता है। और दोनों का पर्पस सेम होता है कि जो पेन है पेशेंट का उससे उसको राहत देना। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है कि जून 2025 में यूनाइटेड किंगडम ने टर्मिनली इल एडल्ट्स बिल पास किया, जिसमें अगर फिजिशियन असिस्टेड डाइंग जो है वो अलाउड है अगर किसी मेंटली कॉम्पिटेंट एडल्ट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी 6 महीने से कम है। और ये ग्लोबल डिबेट दोबारा उठ गया है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया का कॉन्टेक्स्ट क्या है कि इंडिया में जो पैसिव यूथनेशिया है, ट्रीटमेंट या लाइफ सपोर्ट हटाना, वो लीगल है, लेकिन जो एक्टिव यूथनेशिया है, इंजेक्शन या मेडिसिन दे के मारना, वो अलाउड नहीं है। तो पैसिव यूथनेशिया में लाइफ ट्रीटमेंट या सपोर्ट विड्रॉ कर लेते हैं, डेथ नेचुरली आती है और ये किलिंग नहीं, सिर्फ जो सफरिंग है उसको एंड करता है। पैसिव यूथनेशिया की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रोसीजर कॉम्प्लेक्स और स्लो है कि एडवांस डायरेक्टिव्स, डुअल मेडिसिन, बोर्ड क्लियरेंस लेना पड़ता है और कभी-कभी जुडिशियल ओवरसाइट की ज़रूरत पड़ती है और फैमिलीज़ और डॉक्टर्स के लिए ये फ्रस्ट्रेटिंग होता है। और यूनाइटेड किंगडम और इंडिया में डिफरेंस की बात करते हैं कि यूनाइटेड किंगडम है वहाँ पे नेशनल हेल्थ सिस्टम और जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और मतलब जो वहाँ का हेल्थ सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे डिपेंड करता है। और जहाँ यूनिवर्सल हेल्थ केयर है, और इंडिया में हेल्थ केयर जो है वो फ्रैगमेंटेड है, एक्सपेंसिव है और जो पैलेटिव केयर है वो अंडर डेवलप्ड है। सोसाइटल प्रेशर होता है, रिलीजियस सेंसिटिविटीज़ हैं, फैमिली इन्वॉल्वमेंट रहता है डिसीजन में, तो इस सब को पूरे डिसीजन को कॉम्प्लेक्स बना देता है। और एक्टिव यूथनेशिया में काफ़ी एथिकल डायलेमाज हैं, क्रिएट कर सकता है, जैसे कि एल्डरली या डिसेबल्ड या फाइनेंशियली डिपेंडेंट लोग प्रेशराइज्ड जो है वो फील कर सकते हैं एक्टिव यूथनेशिया में। तो यहाँ पे बताते हैं कि इंडिया को जो एक्टिव यूथनेशिया है उसको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पैसिव यूथनेशिया को एफिशिएंट और ह्यूमेन बनाने पर फोकस करना चाहिए। और सजेशंस हैं कि एडवांस डायरेक्टिव्स को नेशनल डिजिटल पोर्टल और जो आधार से लिंक करना चाहिए। जो डायरेक्टिव्स हैं इसके लिए पैसिव यूथनेशिया के उसको, और पेशेंट्स ईजिली जिससे कि पेशेंट्स ईजिली क्रिएट कर सकें, अपडेट कर सकते हैं और रीवोक कर सकते हैं। और हॉस्पिटल एथिक्स कमेटी जो है जिसमें कि सीनियर डॉक्टर्स, पैलेटिव केयर स्पेशलिस्ट, न्यूट्रल मेंबर्स, ये 48 आवर्स में लाइफ सपोर्ट विड्रॉल जो है वो अप्रूव कर सकें। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया टू साइन जॉइंट डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन डिक्लेरेशन। तो ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया की जो हाई एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ है उसको ऑफिशियली एक्नॉलेज किया है, जो फ्यूचर में इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के साथ ज़्यादा कोलैबोरेशन की पॉसिबिलिटी को दिखाता है। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है 9 और 10 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया विजिट करेंगे, जहाँ पे बेसिकली लाइव एयर टू एयर रीफ्यूलिंग डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाएगा। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिल के जो है मैरीटाइम सिक्योरिटी रोड मैप डेवलप कर रहे हैं इंडियन ओशियन रीजन में कोलैबोरेशन के लिए। और नया जॉइंट डिक्लेरेशन जो डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को फाइनलाइज करने की प्लानिंग है। प्लान ये है कि प्राइवेट कंपनीज लैंड, कूलिंग वाटर और कैपिटल प्रोवाइड करें, जबकि जो NPCIL है वो उनको डिज़ाइन और ऑपरेशन और सेफ्टी जो है वो संभाल लेगा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे कॉन्क्लेव ऑन November 3 टू शोकेस एवोल्यूशन ऑफ इंडियन साइंस। तो यहाँ पे गवर्नमेंट अब एक नया साइंस इवेंट जिसको बोल रहे हैं इंजीनियरिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव ESTIC, ये लॉन्च करने जा रहा है, जो November 3 और 4 को भारत मंडपम दिल्ली में होगा। और तो ये साइंस मिनिस्टर के अकॉर्डिंग ये सिर्फ पुराना जो इंडियन साइंस कांग्रेस होता था उसका अपग्रेडेड वर्जन नहीं है, बल्कि ये नया प्लेटफॉर्म है जो इंडिया के साइंस और टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस और इनोवेशन को शो करेगा। और ये बेसिकली बैकग्राउंड क्या है, जो इंटरनेशनल इंडियन साइंस कांग्रेस है और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के बीच में डिस्प्यूट हुआ था, जिसके बाद इंटरनेशनल जो इंडियन साइंस कांग्रेस उसको बंद हो गया।
और तो अभी जो ये नया लॉन्च हुआ है इवेंट, इसमें बोला जा रहा है कि इसके फ्यूचर प्लान्स हैं कि आगे आने वाले सालों में इसको इंटरनेशनल लेवल तक जो है ले जाने का प्लान है, जिसमें कि नोबेल लॉरेट्स और वर्ल्ड के लीडिंग साइंटिस्ट का पार्टिसिपेशन होगा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, जयशंकर सेज इंडियाज इंटरेस्ट आर बेस्ट सिक्योर्ड बाय स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने कहा है कि इंडिया हमेशा अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करता रहा है और 1971 में सोवियत यूनियन के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करना नेसेसरी था, क्योंकि इंडिया यूएस और चाइना के ट्रायंगल थ्रेट्स का सामना कर रहा था 1971 में। और जो उन्होंने JNU 70th समिट में बोला, उसमें कुछ चीज़ें पॉइंट्स हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स को उन्होंने बोला कि फ्यूचर में मल्टी अलाइनमेंट और मल्टी पोलर वर्ल्ड को समझना चाहिए। और जयशंकर जी ने सवाल पूछा कि अगर इंडिया स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी ना अडॉप्ट करे तो कौन सा कंट्री इंडिया का फ्यूचर सिक्योर कर सकता है। आंसर इज़ नोबडी। और इंडिया अपने ऑप्शंस मैक्सिमाइज करके अलग अलग कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेशन करके बेस्ट इंटरेस्ट सिक्योर करता है। और ट्रेड नेगोशिएशंस जो यूएस के साथ हैं, उनमें इंडिया की जो रेड लाइंस हैं, यूएस को रेस्पेक्ट करना होगा। और इंडिया को अपने नेबर्स के साथ कोऑपरेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कोऑपरेशन करना होगा। और एनर्जी, रोड, रेलवे, मूवमेंट ऑफ पीपल में ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस आ चुके हैं, एक्सेप्ट फॉर वन डिफ़िकल्ट नेबर। इनडायरेक्ट रेफरेंस पाकिस्तान का बोल रहे हैं। और बोला कि इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट और जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है उसको मैक्सिमाइज़ करते हुए अपने रिलेशनशिप जो है मैनेज करता है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, ऑपरेशन सिंदूर डिमॉन्स्ट्रेटेड इंडियाज़ आर्मी AI ड्रिवन कैपेबिलिटीज़। तो यहाँ पे फ्यूचर रेडी आर्मी के बारे में बोला जा रहा है कि जो आर्मी के जो पर्सनल्स हैं वो ट्रेन किए जा रहे हैं बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में। और डिफेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस काउंसिल जो है सेटअप की जा रही है, ताकि अलाइन किया जा सके इनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ। और एक यूनिफाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म अंडर डेवलपमेंट है, तो वो इंटीग्रेट करेगा जितने भी ऑपरेशंस हैं, इंटेलिजेंस है और लॉजिस्टिक्स और ट्रेनिंग को। फिर उन्होंने बोला कि जो है 2024-25 को ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन बोला डिक्लेयर किया गया है, जो कि इंश्योर करेगा टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स जो हैं सोल्जर्स पे पहुँचे। फिर यहाँ पे 2 सिस्टम्स की बात हो रही है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस कोलेशन एंड एनालिसिस सिस्टम की, जिसको एकस भी बोल रहे हैं। ये एक डिजिटल सिस्टम है जो कि कलेक्ट करता है, प्रोसेस करता है, फिर उसको और एनालाइज करता है इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस को, यानी कि हेल्प कर रहा है आर्मी को एक एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन मिले फास्टर, जिससे कि सर्विलेंस और डिसीजन मेकिंग फास्टर हो। सेकंड है ट्राई नेत्रा, ये जो प्रोजेक्ट संजय के साथ इंटीग्रेट किया गया है। ट्राई नेत्रा क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम ये भी है जो इंटीग्रेट करता है कोई भी मल्टीपल ऑपरेशनल या फिर इंटेलिजेंस इनपुट हैं, उनको क्या करता है, इंटीग्रेट करता है। और प्रोजेक्ट संजय ये बेसिकली ये प्रोवाइड करता है डेटा फीड, जितना भी डेटा सैटेलाइट के पास आता है या सेंसर्स के पास आता है या कोई भी अदर प्लेटफॉर्म्स पे आता है, वो क्या करता है, ये डेटा फीड प्रोवाइड करता है। और ट्राई नेत्रा इंटीग्रेट करता है मल्टीपल ऑपरेशनल और इंटेलिजेंस इनपुट को, तो ये दोनों को कंबाइन किया गया है ताकि सिचुएशनल अवेयरनेस, प्रिडिक्टिव एनालिसिस और प्रिसीजन टारगेटिंग इम्प्रूव हो आर्मी की। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, एक शॉकिंग कोर्ट रूम इंसिडेंट हुआ जिसमें कि कोई ऑब्जेक्ट या शीफ ऑफ पेपर जो है वो फेंका गया सुप्रीम कोर्ट बेंच की तरफ, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन बैठे हुए थे। और तो बेसिकली यहाँ पे उन्होंने स्लोगन्स लगाए कि सनातन के स्लोगन्स लगाए। और इंसिडेंट जो है इस बैकलैश पे हुआ कि ओवर CGI's रिमार्क ऑन विष्णु आइडल रिस्टोरेशन इन खजुराहो, और जिसकी वजह से सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी भी हुई थी। तो CGI ने बोला कि डू नॉट पे अटेंशन टू सच थिंग्स, इफ़ वी आर नॉट पर्टर्ब्ड व्हाई आर यू जस्ट इग्नोर। और इसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इंटरिम सस्पेंशन जो है इशू किया एडवोकेट के अगेंस्ट। और एक ये कोर्ट रूम अटैक जो CGI पे हुआ है, दैट इज़ अ सीरियस ब्रीच ऑफ जुडिशियल डेकोरम, रिफ्लेक्टिंग हाउ मिसगाइडेड प्रोटेस्ट कैन थ्रेटन द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियाज़ जुडिशरी। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को एक पिटीशन को सुनने से मना कर दिया, जिसमें तेलंगाना गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आया था, उसको चैलेंज किया गया। उस ऑर्डर के ज़रिए जो OBCs हैं
उनके लिए रिजर्वेशन जो म्यूनिसिपैलिटीज़ और पंचायत्स में 42% तक बढ़ा दिया गया है, और इससे जो टोटल रिजर्वेशन तेलंगाना में 67% हो गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के मुताबिक अलाउड लिमिट जितनी 50% से ज़्यादा टोटल रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए उसके ऊपर है, इसलिए चैलेंज किया गया। लेकिन इस पिटीशन को रिजेक्ट करके बोला गया कि जो है ये केस तेलंगाना हाई कोर्ट वहाँ पे जा सकता है। और तो पहले एक मंडल कमीशन ने भी रिकमेंड किया था कि जो है जो टोटल रिजर्वेशन है वो 50 या 50% से लेस होना चाहिए। और फिर इंदिरा सोहानी केसेस में बोला गया कि 50% ये जो लिमिट है वो ब्रीच कर सकती है इन एक्सेप्शनल केसेस। तो देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, फर्म्स दैट मेक पुअर क्वालिटी ड्रग्स मस्ट फेस कॉन्सिक्वेंसेज। तो यहाँ पे बोलते हैं कि आत्मनिर्भर भारत वो एक अच्छा गोल है, लेकिन जो क्वालिटी कंट्रोल के बिना ये अधूरा है। स्पेशली फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है उसमें बार बार क्वालिटी इश्यूज सामने आते हैं। और रिसेंट कफ सिरप ट्रेजिडी जो है, जैसे कि कोल्ड ड्रिफ्ट नाम की जो कफ सिरप है, एलिजली इसमें 14 बच्चों की डेथ्स का रीज़न बनी राजस्थान और मध्य प्रदेश में। और तमिलनाडु ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के टेस्ट में एक बैच में इसमें डाइथिलीन ग्लाइकोल पाया गया, जो कि नेफ्रोटॉक्सिक यानी किडनी डैमेजिंग सब्सटेंस है। और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में बेसिकली जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस और जो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस के वायलेशंस भी मिले। और कंटेमिनेटेड बैचेस में नॉन फार्मा ग्रेड प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल ये इसका यूज़ हुआ, जिसकी वजह से डाइथिलीन ग्लाइकॉल कंटेमिनेशन हो गया। और एक्शन जो लिए गए उसमें बोलते हैं कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने मैन्युफैक्चरर्स का लाइसेंस जो है कैंसिल करने की रिकमेंडेशन दी। और डॉक्टर्स जिन्होंने बच्चों को सिरप प्रेस्क्राइब किया अरेस्ट हुए। और हेल्थ मिनिस्ट्री ने सब मैन्युफैक्चरर्स को स्ट्रिक्ट ड्रग कंप्लायंस फॉलो करने को कहा है। ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं, ये एक सिस्टमिक इशू है इसमें बोलते हैं। और पुअर क्वालिटी ड्रग्स का ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए। और जो गवर्नमेंट को हॉक लाइक मॉनिटरिंग करनी चाहिए, सरप्राइज इंस्पेक्शंस और स्ट्रिक्ट एक्शंस ये इंश्योर करना होगा। और एम होना चाहिए कि असेंबली लाइन तक मैसेज पहुंचना कि लाइफ रिस्किंग वायलेशंस टॉलरेट नहीं होंगे। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे आर्टिकल कॉलिंग आउट द क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियाज़ जुडिशरी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आजकल जुडिशरी को ब्लेम किया जा रहा है कि इंडिया की जो ग्रोथ है स्लो होने की वजह से। कुछ लोग जैसे कि पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर संजय सन्याल ये कोर्ट को इंडिया के डेवलपमेंट का बिगेस्ट हर्डल बोलते हैं, लेकिन ये एक सुपरफिशियल और गलत अप्रोच है। तो इसमें बोलते हैं रियलिटी चेक करें अगर, तो जुडिशरी का काम मुश्किल होता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का विजिबल काम जो है सिर्फ 10:30 to 4 PM के लिए लगता है, लेकिन जजेस के पास हंड्रेड्स ऑफ केसेस सुनना और डिसाइड करना होता है। और इसकी प्रिपरेशन करना, केस रीडिंग करना, जजमेंट ड्राफ्ट करना और प्रेसिडेंट्स के लिए एनालिसिस मोस्टली घर पे या वीकेंड्स में होती है। और सेकंड बताते हैं, जो वेकेशंस और ब्रेक्स है उसको मिसअंडरस्टूड किया जाता है, क्योंकि जजेस का जो वेकेशन रिलैक्स और पेंडिंग जो केसेस होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए होता है, ना कि आइडल टाइम। और इंडिया का जुडिशरी वर्ल्ड का हेवीएस्ट केस लोडेड जो जुडिशरी है, यानी कि पेंडिंग केसेस बहुत ज़्यादा हैं। और एनालिसिस जो है वो मोस्टली वैकेंसीज़ में भी होती हैं। और जो थर्ड है कि लॉज और गवर्नमेंट का रोल, कि कोर्ट्स का काम लॉज एनफोर्स करना है, लेकिन काफ़ी लॉज पुअरली ड्राफ्टेड रहते हैं, पुअरली ड्राफ्टेड लॉज। तो कि जैसे कि सेक्शन 12A जैसे रूल्स या फिर इनकम टैक्स एक्ट रिफॉर्म्स का एग्जांपल है। ये पुअरली ड्राफ्टेड लॉज और वेग प्रोविजंस डिले और कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो कुछ गवर्नमेंट के खुद के लिटिगेशन प्रैक्टिसेस का भी प्रेशर फेस करता है, जो मिनिस्ट्रीज़ और पब्लिक एंटरप्राइजेस अननेसेसरी अपील फाइल करते रहते हैं। और तो जुडिशल डिले का असली रीज़न बोलते हैं कि डिले का मेन रीज़न जजेस की वैकेशंस या स्लो वर्क नहीं है, लॉ की जो कॉम्प्लेक्सिटी है और अंडर रिसोर्स्ड जो कोर्ट्स हैं, जो रिसोर्स की कमी है कोर्ट्स के पास, और गवर्नमेंट का एक्सेसिव लिटिगेशन कि किसी भी बात पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहुंच जाना। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ये प्रेशर सबसे ज़्यादा फील होता है, क्योंकि यहाँ आम लोग जस्टिस के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जुडिशरी को डेवलपमेंट का रोड ब्लॉक बोलना सिंपलिस्टिक और अनफेयर है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, द नोबेल लॉरेट्स वर्क हैज़ रीडिफाइंड इम्यून सिस्टम
इटसेल्फ। तो 2025 का जो नोबेल प्राइज़ है फिजियोलॉजी और मेडिसिन में, उन डिस्कवरीज़ को रिकॉग्नाइज़ करता है जिन्होंने ऑटो इम्यून सिस्टम के काम को समझने में रेवोल्यूशन ला दिया है। और रिसर्चर्स अब इन डिजीज़ के जो जेनेटिक, मॉलिक्यूलर और जो एनवायरमेंटल कॉजेज़ हैं वो समझ रहे हैं, जिससे अर्ली डायग्नोसिस और टारगेटेड जो ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल हो रहा है। तो इसमें जो 3 साइंटिस्ट हैं, मैरी ब्रंको, फ्रेड रैम्सडेल, शिमोन सकागुची, तो ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने टी सेल्स और जो फॉक्स P3 इनके जीन का रोल आइडेंटिफाई किया, जीन का रोल जो है वो इस्टेब्लिश किया। और 1995 में सागुची ने CD4+ टी सेल्स का जो है सबसेट आइडेंटिफाई किया, जिनके रिमूवल, अगर इनको रिमूव कर दिया जाए तो मल्टीपल डिज़ॉर्डर ऑटो इम्यून डिज़ॉर्डर हो जाते थे। लेकिन वही अगर रीस्टोर कर दिया जाए ये सेल्स तो डिजीज़ जो है प्रिवेंट होती थी। और फिर जो फॉक्स P3 की बात करें, ये जीन डिस्कवर किया, इसका अगर म्यूटेशन जो है हो जाता है तो सीवियर ऑटो इम्यून डिज़ॉर्डर हो जाता है और इम्यून कोलैप्स जो है वो बॉडी में आता है। तो क्लिनिकल इम्पैक्ट की बात करते हैं कि जो फॉक्स P3 है और जो टी सेल है, इसके रिसर्च से पता चला कि जो इम्यून टॉलरेंस एक मॉलिक्यूलर स्विच पे डिपेंड करता है। और ट्रीटमेंट्स अब जो है जो टी सेल्स हैं उनको, या ट्रैक्स जिसको बोलते हैं, उसको एक्सपैंड या स्टेबलाइज करने पर फोकस कर रहा है। और ये हार्मफुल इम्यून रिस्पॉन्स को रिड्यूस करता है विदाउट ब्रॉडर इम्यूनोसप्रेशन। और ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं कि जो इंजीनियर्ड जो टी सेल्स हैं वो एक्सेप्टेंस उसकी इम्प्रूव हो रही है। और कैंसर की बात करें तो ट्यूमर एसोसिएटेड जो टी सेल्स हैं, ट्यूमर एसोसिएटेड, उनको टारगेट करके इम्यूनिटी इम्प्रूव की जा रही है कैंसर में विदाउट ट्रिगरिंग ऑटो इम्यूनिटी। और तो ब्रॉडर इम्पैक्ट की बात करते हैं कि इम्यून सिस्टम का ऑन या ऑफ स्विच नहीं बल्कि डायनेमिक इकोसिस्टम के रूप में समझा जा रहा है। और इंडस्ट्री बेस्ड रिसर्च से भी मेजर डिस्कवरीज पॉसिबल हैं। और चैलेंजेस क्या हैं कि सेल बेस्ड थेरेपीज़ हाई कॉस्ट और एक्सेसिबिलिटी इश्यूज जो है क्रिएट करती हैं, जो एथिकल और पॉलिसी कंसर्न्स भी रेज करते हैं। ये इस पूरे आर्टिकल में बोला गया है। जैसे कि जो टी सेल है और फॉक्स P3 इनको समझ के फ्यूचर में सेफ़र टारगेटेड थेरेपीज़ और बेटर ट्रांसप्लांटेशन और कैंसर ट्रीटमेंट पॉसिबल हो रही हैं। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, कुड हिडन डेंटल बैक्टीरिया हेल्प एक्सप्लेन सडन एंड डेडली हार्ट अटैक्स। तो यहाँ पे एक नए स्टडी के मुताबिक जो है माउथ के जो बैक्टीरिया होते हैं, स्पेशली जो विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकी, ये हार्ट के अंदर की जो आर्टरीज़ होती हैं उसमें छुपे रहते हैं। और एक हार्ट की आर्टरीज़ में ये बायोफिल्म जो है वो बना लेते हैं, और जिससे ये इम्यून सिस्टम इनको पहचान नहीं पाते हैं इन बैक्टीरियाज़ को। तो ये बैक्टीरिया जो है बेसिकली आर्टरीज़ में जब फैट जमा होकर रप्चर होता है या फट जाती है आर्टरी, तो जो है ये बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं वहाँ पे। और जब ये एक्टिव हो जाते हैं उससे हार्ट अटैक जो है वो हो सकता है, ऐसा ये न्यू रिसर्च में बताया गया है। और पहले हार्ट अटैक का रीज़न सिर्फ कोलेस्ट्रॉल, हाई BP और डायबिटीज़ और स्मोकिंग माना जाता था। लेकिन अब रिसर्च दिखाती है कि जो ओरल इन्फेक्शन है, यानी माउथ का जो इन्फेक्शन है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल हार्ट अटैक में निभा सकता है। और स्टडी में 96 पेशेंट आउट ऑफ 121 पेशेंट्स के आर्टरीज चेक किए गए, तो जिसमें 42% में बैक्टीरिया ये मिला है। तो ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक और इम्यून सिस्टम से बच सकता है, इसलिए उनका ट्रीटमेंट करना मुश्किल है। और डॉक्टर्स कहते हैं कि गम डिजीज़ और जो हार्ट प्रॉब्लम्स हैं उनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इसलिए माउथ हाइजीन बहुत ज़रूरी है। रेगुलर ब्रशिंग, डेंटल चेकअप और गम इन्फेक्शन का अर्ली ट्रीटमेंट हार्ट अटैक के रिस्क को कम कर सकता है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स के बारे में है। तो ये क्या है सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स? ये एक डायरेक्ट टैक्स है जो कि शेयर मार्केट में बाई या सेल करने पर लगता है। जब आप कोई शेयर म्यूचुअल फंड या ऑप्शंस में स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू खरीदते या बेचते हैं तो उस ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगता है, जिसे कि सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स कहते हैं। तो इस न्यूज़ में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन पर सुनवाई करने का फैसला किया है जिसमें सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स
की जो लीगल वैलिडिटी है उसको चैलेंज किया गया है। और पिटिशनर का कहना है कि जो सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स है ये फंडामेंटल राइट्स जैसे कि राइट टू इक्वालिटी और राइट टू लाइवलीहुड उनके अगेंस्ट में है। और उन्होंने बोला कि जो एक ये टैक्स है ये डबल टैक्सेशन जैसा लगता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पहले से कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो उस पर कैपिटल गेंस टैक्स लगता है और फिर उसी ट्रांजैक्शन पर सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स देना पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि जो STT है ये लॉस होने पर भी देना पड़ता है, जबकि दूसरे टैक्सेस सिर्फ प्रॉफिट पर लगते हैं। उनके मुताबिक जो ये STT है ये पहले टैक्स इवेजन को रोकने के लिए बचने के लिए 2004 में आया था, पर अब ये अनफेयर है लग रहा है, क्योंकि रिफ़ंड या एडजस्टमेंट का सिस्टम इसमें नहीं है TDS जैसा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे कोल इंडिया साइंस पैक्ट विद छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। कोल इंडिया ने MOU साइन किया है जिससे वो क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कि ग्रेफाइट वेनेडियम की एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लॉयटेशन कर सके। और ये स्टेप कोल इंडिया ने उस प्लान का हिस्सा है कोल इंडिया के, जिसमें वो कोल के अलावा दूसरे वैल्यूएबल मिनरल्स में भी काम करना चाहता है। क्रिटिकल मिनरल्स बेसिकली उन एलिमेंट्स को कहते हैं जो हाई टेक्नोलॉजी एलिमेंट्स जैसे कि बैटरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, डिफेंस प्रोडक्ट, विंड टर्बाइंस और इन सब में जो है के लिए ज़रूरी होता है। और इंडिया में मिनरल्स का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है पर अब तक पूरा एक्सप्लोर नहीं हुआ है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे परचेज़र मैनेजर इंडेक्स के बारे में है। तो क्या है परचेज़र मैनेजर इंडेक्स? तो ये एक सर्वे बेस्ड इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग और जो सर्विस सेक्टर है उसमें बिजनेस एक्टिविटी बढ़ रही है या गिर रही है। तो दो टाइप का होता है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एक सर्विस सेक्टर के लिए। और अगर PMI जो है 50 से ज़्यादा होता है यानी एक्सपेंशन हो रहा है यानी कि ग्रोथ हो रही है, लेस देन 50 होता है यानी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है यानी कि स्लो डाउन आ रहा है, और अगर इक्वल टू 50 होता है यानी कि कोई भी चेंज उसमें नहीं है। और ये मंथली पब्लिश किया जाता है हर मंथ। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि सर्विस सेक्टर के लिए 60.9 रहा है यानी कि सर्विस सेक्टर जो है ग्रो कर रहा है सितंबर में। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे मेडिसिन नोबेल फॉर साइंटिस्ट हु डीमिस्टिफाइड द इम्यून सिस्टम। तो इस साल का प्राइज़ जो नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2025 मिला है वो किसको किसको मिला है, यहाँ पे नाम दिए हैं मैरी ब्रंकोव, फ्रेड रैम्सडेल एंड शिमोन साकागुची। तो इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? इन्होंने बेसिकली ह्यूमन इम्यून सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस का मैकेनिज़्म जो है वो डिस्कवर किया है। उन्होंने बताया कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसमें T सेल्स होते हैं जो बॉडी के अपने सेल्स पर अटैक होने से बचाते हैं, और इन सेल्स को हमारे बॉडी के सिक्योरिटी गार्ड्स भी कहा जा सकता है। तो शिमोन साकागुची इन्होंने 1995 में पहली बार इन स्पेशल सेल्स को डिस्कवर किया, और बाद में 2001 में मैरी ब्रंकोव और फ्रेड रैम्सडेल इन्होंने फॉक्स P3 जीन इसकी खोज की जिससे ये T सेल्स बनते हैं। और उनके रिसर्च से ऑटो इम्यून डिजीज़ जिसमें बॉडी अपने ही सेल्स को नुकसान पहुंचाती है और जो कैंसर ट्रीटमेंट है उसके नए रास्ते खुले, और आज उनके बेस पर मेडिकल थेरेपीज़ और ट्रांसप्लांट्स जो है वो पर क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे इंडिया फर्म ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन बांग्लादेश मिस्री। तो इंडिया का कहना है कि बांग्लादेश को अपने नेक्स्ट जनरल इलेक्शन जो है फरवरी 2026 में बिना देरी के कराना चाहिए। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने बोला कि इंडिया चाहता है कि इलेक्शन फ्री, फेयर और इंक्लूसिव और पार्टिसिपेटरी हो जिसमें लोगों का भरोसा बन सके, और इंडिया हर साल हर उस सरकार के साथ काम करेगा जो लोगों के वोट से चुन कर आएगी। और फिलहाल पॉलिटिकल सिचुएशन सेंसिटिव है। अवामी लीग पार्टी बैंड है और उनकी लीडर शेख हसीना इंडिया में है, जिसके खिलाफ प्रोटेस्टर्स के किलिंग जो 2024 में हुए इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल में केस है। और इलेक्शन को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेजिटिमेसी के साथ कंडक्ट कराना ज़रूरी है, इन्होंने ये बोला। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे UN काउंसिल टू इन्वेस्टिगेट अब्यूजेस एंड राइट वायलेशन इन अफ़गानिस्तान। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल इसने डिसाइड किया है कि जो अफ़गानिस्तान के ह्यूमन राइट वायलेशंस की एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाएगी,
और ये प्रोब जो है तालिबान के वुमेन और गर्ल्स के ख़िलाफ़ एक्शंस और इंटरनेशनल क्राइम्स के एविडेंस को कलेक्ट और प्रिजर्व करेगी। और तालिबान 2021 में वापस पावर में आया और स्ट्रिक्ट इस्लामिक लॉ लगाया जिसमें डिस्क्रिमिनेशन, सेग्रीगेशन और वुमेन की एक्सक्लूजन हुई है। और इन्वेस्टिगेशन का एम है कि लॉन्ग स्टैंडिंग इम्प्यूनिटी जो है उसको ख़त्म किया जा सके। और चाइना ने भी इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।